हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप। तो ये है हमारा 12th लेक्चर ऑन द डिस्कशन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इकोनॉमी। तो इस सीरीज़ के अंडर हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस इकोनॉमी के जो यूपीएससी ने आपसे प्रीलिम्स में 1995 से लेकर 2018 तक पूछे हैं। तो पिछले 11 लेक्चर्स आप तक पहुंच गए हैं, आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। तो जो पहले 11 लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, एग्रीकल्चर। उसके बाद जो 6th यूनिट है इंडस्ट्री का, वो मैंने अभी फिलहाल के लिए छोड़ा है बिकॉज हमने आपको ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी साथ साथ में देने स्टार्ट किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और इंडस्ट्री का टॉपिक आपका ज्योग्राफी के अंदर भी कवर होता है। तो जो क्वेश्चंस आपके इंडस्ट्री के ज्योग्राफी में कवर नहीं होंगे उनको हम यहाँ पर पिकअप करेंगे जब वो आपका ज्योग्राफी के लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो 7th यूनिट है फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी ने आपसे इसी टॉपिक से पूछे हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंकिंग सिस्टम हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस हो। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, टॉपिक कंसेप्चुअल भी है, और क्वेश्चंस जहाँ से पूछे हुए जनरली आसान होते हैं। राइट, तो आपको इस टॉपिक को मुश्किल नहीं मानना है, ये टॉपिक आसान है, क्वेश्चंस बहुत डुएबल रहते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पहले 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टूल्स की डिस्कशन स्टार्ट करी थी, हमने सीआरआर डिस्कस किया, एसएलआर डिस्कस किया, और हमने साथ में 5 क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जो यूपीएससी ने आपसे प्रीलिम्स के अंदर पूछे हुए हैं। इस लेक्चर में, जो कि लेक्चर 12 है, हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। तो आगे डिस्कशन को बढ़ाते हुए पिछले लेक्चर से आगे अब हम नेक्स्ट टूल उठा रहे हैं आरबीआई का, दैट इज द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो हम क्वांटिटेटिव टूल्स डिस्कस कर रहे थे आरबीआई के। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो, एंड एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। उस पे जो यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए, पहले 5 क्वेश्चन। तो अगला टूल हमारे पास आता है डिस्कशन के लिए LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिक्विडिटी टर्म भी समझाई थी कि लिक्विडिटी क्या होती है, कौन से सेट्स लिक्विड होते हैं, कौन से सेट्स ज़्यादा लिक्विड होते हैं। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया था इस पीसी का, जिसको यूज़ करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और मेरी जेब में पैसों का। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेरी जेब में पैसे हैं वो ज़्यादा लिक्विड है एज कंपेयर टू दिस पीसी। ऑल्दो ये पीसी भी लिक्विड है, लेकिन इस पीसी को मुझे कैश में कन्वर्ट करने में टाइम भी लगेगा, हो सकता है मुझे इसकी सही वैल्यू भी ना मिले। तो वो असेट्स लिक्विड ज़्यादा माने जाते हैं जिनको मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू हार्ड कैश विदाउट लॉस ऑफ टाइम एंड वैल्यू। तो जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, इसमें क्या कर रहा है आरबीआई जो बैंक्स हैं उनको टूल्स दे रहा है, उनको ऑप्शंस दे रहा है कि वो अपनी लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हैं, वो अपनी लिक्विडिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन बैंक्स को लोन्स दे सकता है, उन बैंक्स को पैसे दे सकता है। तो LAF व्हाट इज इट डूइंग बेसिकली? इट इज हेल्पिंग द बैंक्स टू क्विकली बोरो मनी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और फॉर एडजस्टिंग देयर SLR CRR रिक्वायरमेंट्स। तो बैंक्स की अगर CRR की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, SLR की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है जो कि आरबीआई मैंडेट करता है कि बैंक्स ने इतना पैसा NDTL का अपने पास मेंटेन करना है SLR के अंडर, या आरबीआई के पास मेंटेन करना है CRR के अंडर। अगर वो पैसा उस बैंक के पास नहीं है मेंटेन करने के लिए और उसको आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, आरबीआई के रेगुलेशंस को फॉलो करना है, तो उसको पैसा चाहिए। तो वो पैसा अंडर LAF फैसिलिटी, अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑफ आरबीआई उसको मिल सकता है। तो LAF फैसिलिटी जो है आरबीआई की, इट इज हेल्पिंग द बैंक्स टू एडजस्ट देयर डेली लिक्विडिटी मिसमैचेस। तो लॉन्ग टर्म लेंडिंग जो है वो LAF में नहीं है, इसमें शॉर्ट टर्म लेंडिंग है। शॉर्ट टर्म लेंडिंग में क्या होता है? लेस देन 1 ईयर वाली लेंडिंग। तो जो भी लेंडिंग आपकी 1 साल से कम वाली हो रही है, दैट इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ LAF अंडर द फैसिलिटी गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो मेन 2 टूल्स हैं या मेन जो 2 हथियार हैं जो आरबीआई यूज करती है LAF को इंप्लीमेंट करने के लिए, दैट इज नंबर 1 द रेपो रेट, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो की रेट भी है, वो पॉलिसी रेट भी है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी वो भी आपके रेपो रेट को ही एडजस्ट कर रही थी। हमने देखा था कि उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, आरबीआई के गवर्नर उसके चेयरमैन होते हैं। तो वो भी अपने इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड को इकोनॉमी में कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए कौन सी चीज यूज कर रहे थे? की रेट या पॉलिसी रेट। और वो रेट कौन सा था? रेपो रेट था। और इसका एक और टूल है, दैट इज द रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों ही LAF के अंडर है, लेकिन सिर्फ रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट इसके अंदर नहीं है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में एज अ होमवर्क ये बताना है कि अपार्ट फ्रॉम
ओवरनाइट रेपो रेट एंड ओवरनाइट रिवर्स रेपो रेट। कौन सी और चीजें हैं जो कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर आरबीआई के द्वारा दी जाती हैं, वो कौन सी और फैसिलिटीज हैं, वो कौन से और रेट्स हैं, राइट, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने रेपो रेट के साथ, और रेपो रेट को समझने से पहले आपको एक और टर्म क्लियर होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज अ बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट created for the purposes of raising capital. These represent debt obligations. तो जो बॉन्ड है वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। क्यों चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट? क्योंकि अगर किसी इंसान ने, किसी कॉर्पोरेट ने, किसी एंटिटी ने पैसा रेस करना है तो मतलब उसने इन्वेस्टर से पैसा अपने पास लेना है। अगर उसने इन्वेस्टर से पैसा अपने पास लेना है तो बदले में उसे एक गारंटी भी तो देनी होगी, उसे एक इंस्ट्रूमेंट भी तो देना होगा कि आप ये इंस्ट्रूमेंट रखिए, ये इतनी वैल्यू का है, जब आपका टाइम पीरियड समाप्त हो जाए, यानी कि जब वो इंस्ट्रूमेंट मैच्योर हो जाए तो आपको आपकी कैपिटल तो वापस मिलेगी ही जो मैंने आपसे ली है, प्लस आपको उसके ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इन्वेस्टर क्या करेगा? बॉन्ड इश्यूअर को पैसा देगा, और बॉन्ड इश्यूअर इन्वेस्टर को क्या देगा? जो पैसा उसने लिया था वो तो देगा ही, साथ में रिटर्न भी देगा, ताकि इन्वेस्टर बॉन्ड इश्यूअर को पैसा दे। अगर मैं उतना ही पैसा जितना आपसे लिया है उतने ही आपको वापस कर दूं 2 साल के बाद, तो क्या आप मुझे पैसा दोगे? नो, आप मुझसे रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे। तो बॉन्ड इश्यूअर इन्वेस्टर को क्या देगा? जो पैसा उसने लिया था इन्वेस्टर से प्लस उसके ऊपर रिटर्न। तो बॉन्ड इश्यूअर इज गिविंग द एक्चुअल मनी बैक प्लस द इंटरेस्ट ऑन द सम रिसीव्ड ऑन अ प्री डिटर्मिन्ड डेट। तो बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करके एंटिटीज पैसा रेज कर सकती हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा। इन्वेस्टर्स उस बॉन्ड के अगेंस्ट बॉन्ड इशुअर को देंगे पैसा, और बॉन्ड इशुअर क्या देगा? उस बॉन्ड की मैच्योरिटी पे वो पैसा वापस प्लस उस पैसे के ऊपर कुछ एक रिटर्न, राइट। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। सेकंड एक टर्म आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। अब हमने समझ लिया कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अगर मैं बिल्कुल सिंपलिस्टिक टर्म्स में डिफाइन करूं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? एक बॉन्ड है जो कि गवर्नमेंट इशू कर रही है। वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो अगर गवर्नमेंट को एज एन एंटिटी पैसा रेस करना है तो गवर्नमेंट को एक इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स। इट एक्नॉलेजेस द गवर्नमेंट्स डेट ऑब्लिगेशन, कि गवर्नमेंट ने जो पैसा लिया है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स वो रिकॉग्नाइज करता है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर मैं गवर्नमेंट हूं और आप लोगों से मैं पैसा रेस कर रहा हूं और मैंने इशू किए 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो आप लोगों ने अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली तो आप मुझे क्या दोगे? 100 रुपीज आप सब लोग मुझे दोगे जिन लोगों ने मुझसे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है। प्लस जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैच्योर हो जाएगी तो मैं एज गवर्नमेंट आपको क्या दूंगा? मैं आपको आपका 100 रुपया भी दूंगा, प्लस आपको उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया गया था वो भी आपको पे करूंगा। तो यहां पर क्या हो गया? बॉन्ड इशुअर कौन बन गया? गवर्नमेंट बन गई, इन्वेस्टर हो गए आप लोग। तो आप लोग मुझे क्या दे रहे हो? गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, और गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है? वो पैसा वापस दे रही है प्लस इंटरेस्ट भी दे रही है, जो कि पहले डिसाइड हुआ था कि इस डेट के ऊपर आपको ये इंटरेस्ट पेमेंट भी हो जाएगी। अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, या तो वो शॉर्ट टर्म होंगी या वो लॉन्ग टर्म होंगी। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मतलब क्या? कि जो मैच्योर हो जाएंगी विद इन 1 ईयर, मतलब उनकी जो मैच्योरिटी है वो 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। और जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होंगी उनकी मैच्योरिटी 1 साल से ऊपर होगी, यानी कि दे विल हैव अ मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर। तो जो लेस देन 365 डेज है वो है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, जिनका मैच्योरिटी ग्रेटर देन 365 डेज है या 365 दिन है वो है आपकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। अब समझते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर रेपो रेट के रेपो रेट क्या है और उसका बॉन्ड के साथ और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ क्या लिंक है, वो भी आपको इस स्लाइड के ऊपर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपने ये चीज याद रखनी है कि रेपो रेट को हम की रेट भी कहते हैं, पॉलिसी रेट भी कहते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर की रेट आता है कि द की रेट यूज्ड बाय आरबीआई, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रेपो रेट की। अगर आपके क्वेश्चन में आता है पॉलिसी रेट यूज्ड बाय आरबीआई, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो भी हम रेपो रेट की ही बात कर रहे हैं। और रेपो रेट के अंदर क्या हो रहा है? इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज वाली चीज या बॉन्ड्स वाली चीज यहां पर आपको लिंक बना रही है कि आरबीआई क्या कर रहा है? कमर्शियल बैंक्स को पैसे दे रहा है। मतलब इस स्लाइड के अंदर जो बॉन्ड इशुअर है वो कौन है? गवर्नमेंट। इन्वेस्टर कौन है? जो भी बैंक्स हैं। तो बैंक्स अगर उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद रहे हैं तो बैंक्स के पास वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अब मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हूं और मैंने बैंक्स को पैसा लेंड करना है, तो मुझे कोलैटरल चाहिए, मुझे गारंटी चाहिए, मुझे उसके अगेंस्ट कुछ चाहिए। तो मैं कोलैटरल क्या लूंगा बैंक से? मैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लूंगा जो कि उस बैंक ने एज एन इन्वेस्टर गवर्नमेंट से ली थी एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो मैंने क्या किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, मैंने कमर्शियल बैंक को पैसा तो दे दिया, लेकिन मैंने उससे क्या चीज रखवा ली?
गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखवा ली, मतलब मैंने उससे कोलैटरल रखवा लिया, या मैंने उससे एक चीज ऐसी रखवा ली ताकि मुझे तसल्ली रहे एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि मेरे पास कुछ आया तो मैंने उसके अगेंस्ट उसको बैंक को पैसा दिया। तो जो मैं रेट चार्ज करूंगा उस पैसे पर जो मैं कमर्शियल बैंक को लेंड कर रहा हूं अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो वो बैंक मुझे दे रहा है, दैट रेट इज कॉल्ड द रेपो रेट। और रेपो की फुल फॉर्म क्या है? रीपर्चेज ऑप्शन। रीपर्चेज ऑप्शन का मतलब क्या कि आपने एज बैंक मेरे पास क्या रखा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मैंने आपको क्या दिया? पैसा दिया उसके बदले में, लेकिन साथ में हमारा यह भी एग्रीमेंट हो गया कि आप एज बैंक ने जो मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हैं आप मुझसे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस खरीद लोगे एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट एंड डेट। तो एक स्पेसिफिक डेट को आप लोग मुझसे, आप एज बैंक्स मुझसे यानी कि आरबीआई से उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस बाय कर लोगे। तो आप मुझे पैसा वापस कर दोगे, मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस कर दूंगा। मतलब कि जो मैंने पैसा एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको दिया है वो पैसा मेरे पास वापस आ जाना चाहिए, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैंने आपसे रखी हैं वो सिक्योरिटीज मैं आपको वापस सेल कर दूंगा। तो रेपो और रीपर्चेज ऑप्शन इज नथिंग बट इट इज अ कोलैटरलाइज्ड लेंडिंग, बिकॉज मैंने आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलैटरल रख ली हैं। तो बैंक्स विल बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स by selling securities to the RBI with an agreement to repurchase those securities at a predetermined rate and date। तो जो सिक्योरिटीज आपने मेरे पास रखी थी आप मुझसे वापस खरीद लोगे, तो मतलब जो मैंने पैसा आपको दिया था वो पैसा आप मुझे वापस कर दोगे, मैं आपकी सिक्योरिटीज को भी वापस कर दूंगा। अब रेपो रेट को यूज करके सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी इन्फ्यूज भी हो सकती है और लिक्विडिटी को सक आउट भी किया जा सकता है। कैसे? आगे देखते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि रेपो रेट के थ्रू आरबीआई किस किस को पैसे दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है, कमर्शियल बैंक्स को दे सकती है, आरआरबीज को दे सकती है, कोऑपरेटिव बैंक्स को दे सकती है, एनबीएफसीज को भी दे सकती है। तो ये सब क्लाइंट्स हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर द रेपो रेट ट्रांजैक्शन। अब ये वाला डायग्राम हमने पहले कई बार पढ़ लिया है कि एक तरफ अगर इंक्रीज इन मनी सप्लाई होती है तो दूसरी तरफ हमारे पास इंक्रीज इन प्राइसेस भी हो सकती हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकती है। अगर डिक्रीज इन मनी सप्लाई होती है तो हमारे पास फॉल इन प्राइसेस भी हो सकती हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर स्लो डाउन भी देखा जा सकता है। अब इस चीज को हमने लिंक करना है रेपो रेट के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने इसी डायग्राम को लिंक किया था सीआरआर के साथ और एसएलआर के साथ। अब हम किसके साथ लिंक करने जा रहे हैं? रेपो रेट के साथ। आगे हम लिंक करेंगे रिवर्स रेपो रेट के साथ। तो यहां पर हम पहला सिनेरियो ये ले रहे हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब आप लोग बैंक हो, मैं आरबीआई हूं, मैंने रेपो रेट बढ़ा दिया। मतलब अगर आप लोग अब मेरे से लोन लेते हो टू मीट योर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स तो मैं आपसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा एज कंपेयर टू अर्लियर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर मैं पहले सपोज कीजिए एग्जांपल लेते हैं कि पहले मैं आपसे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था आपको लोन देने के लिए, आप कमर्शियल बैंक्स हो, राइट? तो आप जो बैंक्स हो मैं आपसे 6% चार्ज करता था, अब मैं आपसे 7% चार्ज करता हूं। अगर मैं आपसे अब 7% चार्ज करता हूं तो आपके लिए कॉस्टली है मुझसे बोरो करना, क्योंकि पहले आप 6% पे मुझसे बोरो कर पा रहे थे, अब आप मुझसे 7% पे बोरो कर रहे हो। अगर आप मुझसे अब 7% पे बोरो कर रहे हो यानी कि आपकी बोरोइंग महंगी हो गई है, तो आपकी लेंडिंग भी तो महंगी होनी चाहिए, बिकॉज आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन बीच में रखना है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने स्प्रेड की बात की थी। तो अगर आप महंगा मुझसे लोन उठा रहे हो तो आप आगे लैंड भी तो महंगा करोगे। अगर आप बोरोइंग रेट आपका बढ़ गया तो आपका लेंडिंग रेट भी बढ़ेगा। अगर आपका लेंडिंग रेट बढ़ जाएगा तो आपका जो लोन्स है वो कॉस्टली हो जाएंगे। अगर लोन्स आपके कॉस्टली होंगे तो क्या होगा? लोग आपसे कम बोरो करेंगे। अगर लोग कम बोरो करेंगे तो उनकी जेब के अंदर पैसा कम होगा, उनकी जेब में पैसा कम होगा तो क्या होगा? उनकी डिमांड कम होगी गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर उनकी डिमांड कम होगी तो क्या होगा? अगर हम कांस्टेंट सप्लाई माने प्राइसेस कूल डाउन हो सकती हैं, प्राइसेस कम हो सकती हैं। तो अगर रेपो रेट बढ़ता है तो एक तरफ पर आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है, एंटिटीज कम इन्वेस्ट कर सकती हैं, और दूसरी तरफ पर प्राइसेस कूल डाउन हो सकती हैं, बिकॉज लोगों के पास पैसा कम है, लोगों के पास पैसा कम है तो डिमांड कम है, डिमांड कम है तो अगेंस्ट अ कांस्टेंट सप्लाई प्राइसेस कैन कूल डाउन। तो अगर रेपो रेट बढ़ता है तो ये सिनेरियो हमारे सामने बनता है। इसका ऑपोजिट सिनेरियो देखते हैं। अब क्या हुआ? मैं आरबीआई हूं और आप लोग बैंक्स हैं। अब मैंने रेपो रेट को कम कर दिया। तो पहले अगर रेपो रेट 6% था, अब मैंने रेपो रेट को 4% कर दिया। मतलब कि आप मुझसे पहले 6% में बोरो करते थे, आप लोग अब मुझसे एज बैंक्स 4% में बोरो कर सकते हो। अब क्या हुआ? आपके लिए मुझसे बोरो करना चीप हो गया, मतलब कि आप लोग मुझसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अब बोरो कर सकते हो, बिकॉज मैंने एज आरबीआई अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंडिंग का कम कर दिया। अगर आप मुझसे चीप में बोरो कर सकते हो तो आपके लेंडिंग रेट्स भी तो कम होने चाहिए, क्योंकि आपको सस्ते फंड्स मिल रहे हैं। अगर आपको सस्ते फंड्स मिल रहे हैं और आपने
कॉरेस्पॉन्डिंगली अपने रेट ऑफ लेंडिंग कम कर दिए तो लोग आपसे ज्यादा लोन डिमांड कर सकते हैं, बिकॉज लोन्स अब चीप हो गए, चाहे वो ऑटो लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, वो क्योंकि सस्ता हो गया। अब क्योंकि वो सस्ता हो गया इसलिए लोग आपसे ज्यादा बोरो कर रहे हैं, ज्यादा बोरो कर रहे हैं तो लोगों के पास पैसे ज्यादा हो गए हैं। लोगों के पास अगर पैसे ज्यादा हो गए हैं तो उनकी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ सकती है। अगर उनकी डिमांड बढ़ती है और हम ये मान रहे हैं कि सप्लाई कांस्टेंट है तो प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो सेकंड सिनेरियो में क्या हो रहा है कि अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करता है तो एक तरफ पर क्या हो सकता है, आपकी लेंडिंग ज्यादा हो सकती है बैंक्स के द्वारा, लेंडिंग ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, और दूसरी तरफ पर प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपसे यूपीएससी ने 2007 में पूछा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है, द रेपो रेट इज द रेट एट विच अदर बैंक्स बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही तो चीज मैंने आपको बताई है कि रेपो रेट में क्या हो रहा है कि बैंक्स किससे बोरो कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, वैल्यू ऑफ 1 फॉर गिनी कोएफिशिएंट इन अ कंट्री इंप्लाइज दैट देयर इज परफेक्टली इक्वल इनकम फॉर एवरीवन इन इट्स पॉपुलेशन। आपको याद होगा जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, वहां पर हमने गिनी कोएफिशिएंट भी डिस्कस किया था, लॉरेंस कर्व आपको याद हो, a/a+b। अगर उस जो गिनी कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू अगर 0 होती है तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट इक्वालिटी है, बिकॉज 45 डिग्री की लाइन बनती है, ए अगर 0 होता है तो जो आपका जो कर्व था लॉरेंस वाला वो आपकी 45 डिग्री लाइन के साथ बिल्कुल कोइंसाइड करता है। तो इक्वल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल एक्सेस टू द नेशंस वेल्थ। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है कि अगर वैल्यू 1 हो तो 1 के अंदर तो परफेक्ट इनइक्वालिटी थी, तो करेक्ट क्या बना हमारे पास, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि 1 ओनली, बिकॉज वैल्यू ऑफ 1 में क्या होता है, परफेक्ट इनइक्वालिटी होती है, और वैल्यू ऑफ 0 के अंदर परफेक्ट इक्वालिटी होती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्या है, एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट। अब मैंने आपको रेपो रेट बताया है कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए है, तो एलएएफ के अंदर क्या है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये दोनों ही शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैचेस के लिए है। तो जो रेपो रेट में लैंडिंग हो रही है और जो रिवर्स रेपो रेट के अंदर आरबीआई पैसा आपसे ले रहा है बैंक से, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ये दोनों ही शॉर्ट टर्म के लिए हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब लेस देन 1 ईयर, लेकिन बैंक रेट में जो लैंडिंग हो रही है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या बैंक रेट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या है कि अगर बैंक रेट बढ़ जाता है मतलब आरबीआई अपना वो रेट बढ़ा देती है जिसपे वो बैंक्स को लेंड कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, नो, क्योंकि आरबीआई से अगर महंगा फंड बैंक्स को मिलेगा तो वो तो उल्टा लेंडिंग रेट बढ़ाएंगे। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, ये भी गलत है। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी। इजी मनी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी या एकोमोडेटिव आपकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसके अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आपके की रेट्स को या रेपो रेट को या रिवर्स रेपो रेट को या बैंक रेट को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। और आपकी टाइट मनी पॉलिसी में क्या होता है, लिक्विडिटी को सक आउट करना होता है, जो आपकी इकोनॉमी है उसमें से मनी सप्लाई को बाहर निकालना होता है, यानी कि पैसे कम करने होते हैं। अगर बैंक रेट बढ़ेगा या अगर रेपो रेट भी बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, आपकी टाइट मनी पॉलिसी होगी। हम ये बोलेंगे कि जो आरबीआई है वो ज्यादा रेट में पैसे लेंड कर रहा है और आगे लेंडिंग ज्यादा रेट में होगी, इसलिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो टाइट मनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहा है। तो चाहे वो बैंक रेट हो क्वेश्चन में, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, हमारा आंसर इस केस में सेम ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी, दैट सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मनी पॉलिसी का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट हो चाहे कॉन्ट्रैक्शनरी हो एक ही बात है, इजी हो एकोमोडेटिव हो चाहे एक्सपेंशनरी हो एक ही बात है, राइट। तो इसका हमारा आंसर बना डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल। अब यहां पर इसने ये बात नहीं की क्वेश्चन ने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, रेपो रेट की बात हो रही है, रिवर्स रेपो रेट की बात हो रही है, क्या बैंक रेट की बात हो रही है, कौन सी इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। यहां पर हमने जनरल समझना है कि अगर इकोनॉमी के अंदर जो भी रेट है, बिकॉज सेविंग रेट और लेंडिंग रेट हमेशा लिंक्ड रहेंगे, अगर आपके सेविंग रेट बढ़ेंगे तो आपके लेंडिंग रेट भी बढ़ेंगे, बिकॉज बीच में बैंक स्प्रेड है। तभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पहले बैंक स्प्रेड समझाया था। अगर आपकी जो बैंक्स हो, अगर आप लोग बैंक्स हो, अगर आपको जो पैसा मिल रहा है, जहां से भी आप पैसा रेस कर रहे हो, अगर आपको वो सस्ता मिल रहा है, अगर आप लोगों से पैसा रेस कर रहे हो और आप उनको सेविंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहे हो, तो आप लेंडिंग भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करोगे, बिकॉज बीच में आपने गैप कांस्टेंट रखना है, बीच में आपने स्प्रेड को कांस्टेंट रखना है। अगर आपको फंड्स महंगे मिल रहे हैं, मतलब अगर आप पब्लिक से फंड्स ले रहे हो, उनको आप सेविंग के ऊपर फंड्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हो, तो आप लेंडिंग भी ज्यादा रेट पे करोगे। एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दे रहे हो लोगों को, तो आप लेंडिंग आगे 14% पे कर रहे हो, मतलब आपने 8% बीच में स्प्रेड रखा हुआ है। अगर अब आप जो लोगों की एफडी है
है उस पर आपने रेट 8% कर दिया, तो अपने स्प्रेड को 8 रखने के लिए क्या करोगे, आप लेंडिंग को 16% कर दोगे, यानी कि आपका स्प्रेड अब कांस्टेंट रहा 8% पे। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है इकोनॉमी में, चाहे वो सेविंग इंटरेस्ट रेट हो चाहे वो लेंडिंग इंटरेस्ट रेट हो, दोनों ही कम होंगे, तो क्या होगा, क्या वो डिक्रीज कर देगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, क्या वो इंक्रीज कर देगा टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, क्या वो इंक्रीज कर देगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, या वो इंक्रीज कर देगा टोटल सेविंग्स इन द इकोनॉमी। अब आप ये चीज जो आपको मैंने एग्जांपल दिया एफडी वाला, कि पहले आपको एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था 8, अब वो कम हो गया है 6 पे, क्या आप सेविंग ज्यादा करोगे? नो, अब पहले आपको 8 मिल रहा था, अब आपको 6 मिल रहा है, उल्टा आप सेव नहीं करोगे, राइट? तो आपकी डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गई। पहले देख लेते हैं, अगर आप पहले आपको सेविंग पे 8% मिल रहा था, अब आपको 6% मिल रहा है, क्या ये डिक्रीज कर देगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी? इसको सी के साथ लिंक कीजिए, क्या ये इंक्रीज कर सकता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी? जब जब आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिलेंगे, जब जब कॉर्पोरेट्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्रेडिट मिलेगा, वो ज्यादा पैसे लेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे। यही चीज तो हमने बार बार डिस्कस की है कि अगर रेट ऑफ लेंडिंग या रेट ऑफ लोन्स कम हो जाते हैं, तो जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो एंटिटीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको एक इंसेंटिव मिलता है, मोटिवेशन मिलती है ज्यादा पैसा लोन पे उठाने की। अगर वो ज्यादा पैसा उठाते हैं तो वो उठा के जेब में तो डाल नहीं लेंगे, उठाने के बाद उसे वो इन्वेस्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या बना इसका, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। तो हमने रेपो रेट देखा, अब हम देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट का बिल्कुल ही उल्टा है। रेपो रेट में क्या हो रहा था, आरबीआई रेपो रेट वो रेट था जो आरबीआई चार्ज कर रही है बैंक से पैसा देने के लिए। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जो आरबीआई पे कर रही है बैंक से पैसा लेने के लिए। तो अगर बैंक्स आरबीआई के पास पैसा पार्क करते हैं, आरबीआई को पैसा देते हैं, तो उस पे आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगी, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो ऑपरेशन या जो एक्टिविटी है या ट्रांजैक्शन है, वो कौन से ट्रांजैक्शन है, व्हेन आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक्स बाय लेंडिंग सिक्योरिटीज। तो रेपो रेट में क्या हो रहा था, बैंक्स आरबीआई को सिक्योरिटी दे रहे थे और आरबीआई बैंक्स को पैसा दे रहा था। अब क्या हो रहा है, आरबीआई बैंक्स को क्या दे रहा है, आरबीआई बैंक्स को सिक्योरिटीज दे रहा है और जो बैंक्स हैं वो आरबीआई को पैसा दे रहे हैं। तो बिल्कुल ही रेपो रेट का ये उल्टा है। अब आप मुझे ये बताइए कि रेपो रेट ज्यादा होगा या रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा? दिमाग लगाइए कि बैंक्स का लेंडिंग रेट ज्यादा होता है कि सेविंग रेट ज्यादा होता है? बैंक्स का हमेशा ही लेंडिंग रेट ज्यादा होता है, तो रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होगा, रिवर्स रेपो रेट कम होगा और रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो से ज्यादा होगा। अब यहां पर देखते हैं, अब रिवर्स रेपो रेट का लिंक बनाने की कोशिश करते हैं विद द मनी सप्लाई। तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। अब यहां पर देखते हैं, अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है, अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा रही है, मैं फिर एग्जांपल वही लेता हूं कि मैं आरबीआई हूं, आप बैंक्स हो, पहले मैं आपको, आप अगर मुझे पैसा देते थे, मैं आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर देता था, अब मैं आपको 8% दे रहा हूं, तो आपको ज्यादा इंसेंटिव मिल रहा है मेरे पास फंड्स को पार्क करने के लिए। अगर आप ज्यादा फंड्स मेरे पास पार्क करते हो तो आपके पास लेंडिंग करने के लिए पैसा कम बचता है। अगर आपके पास कम बचता है, लेस फंड्स टू लेंड, तो आपने जो आगे लेंडिंग करनी है लोगों को, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बढ़ा सकते हो। अगर लोन्स कॉस्टली हो गए बिकॉज आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो लोग कम बोरो करेंगे, लोग कम बोरो करेंगे, उनकी जेब में पैसा कम होगा, उनकी जेब में पैसा कम होगा तो वो कम डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर वो कम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कांस्टेंट है, तो प्राइसेस कम हो सकती हैं, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल की जा सकती है। सेकंड सिनेरियो में क्या होगा, अगर मैं एज आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम कर देता हूं कि पहले मैं आपको 6% दे रहा था, मैं बोलूं कि मैं तो 4% दूंगा, तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे मेरे पास अपना पैसा देने के लिए। अगर मेरे पास नहीं दोगे तो किसको दोगे, लोगों को लेंड करोगे। अगर लोगों को लेंड करोगे तो क्या करोगे, आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करोगे तो क्या होगा, लोन्स चीप हो जाएंगे, लोन्स चीप हो जाएंगे तो क्या होगा, लोग ज्यादा बोरो करेंगे, एंटिटी ज्यादा बोरो करेंगे, कॉर्पोरेट ज्यादा बोरो करेंगी। अगर वो ज्यादा बोरो करेंगी तो क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की और कांस्टेंट सप्लाई होगी तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ सकती हैं। तो अगर आरबीआई रेपो रेट को, सॉरी रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करती है तो लोग कम बोरो करते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है। अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज करती है तो लोग ज्यादा बोरो करते हैं तो प्राइसेस बढ़ सकती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। एक और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, यानी कि एलएएफ कॉरिडोर। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। मैंने आपसे पहले ही ये चीज डिस्कस करी कि रेपो रेट ज्यादा होगा कि रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा। हमने ये चीज बहुत अच्छे से समझी कि रेपो रेट हमेशा ज्यादा होगा, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होगा। इसके लिए मैं आपको समझाया कि बैंक्स के ऊपर जाइए, बैंक्स का सेविंग रेट ज्यादा होता है या लोन रेट ज्यादा होता है। हमेशा बैंक का लोन रेट ज्यादा होगा ताकि उसका जो स्प्रेड है वो पॉजिटिव रहे। हमेशा सेविंग रेट कम देगा और जो लोन पे चार्ज करेगा बैंक वो
ज्यादा चार्ज करेगा। यहां पर क्या हो रहा है, रेपो रेट लोन ही तो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चार्ज कर रहा है, तो जो लोन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करेगा वो रेपो रेट है, तो वो ज्यादा रहेगा। और सेविंग पे क्या कौन सा रेट है, रिवर्स रेपो रेट, वो कम रहेगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, यानी कि LAF कॉरिडोर। पहले जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में डिफरेंस था यानी कि LAF कॉरिडोर था, वो 100 बेसिस पॉइंट्स था यानी कि 1% था। अब वो कितना कर दिया गया है, 25 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.25%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि हमेशा अभी के टाइम में रेपो रेट विल बी हायर देन 0.25% या हायर बाय 0.25% than the reverse repo rate। उल्टा ले, reverse repo rate will be lower by 0.25% than the repo rate। पहले ये परसेंटेज 1% होती थी। हमने रेपो रेट देखा, रिवर्स रेपो रेट देखा। उसके बाद एक और टूल है क्वांटिटेटिव, दैट इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो टूल है ये भी क्वांटिटेटिव टूल है। तो रेपो रेट भी क्वांटिटेटिव टूल था, रिवर्स रेपो रेट भी, CRR भी, SLR भी, MSF भी एक क्वांटिटेटिव टूल है। रेपो रेट में क्या हो रहा था कि बैंक्स अगर RBI से पैसा ले रहे हैं फॉर देयर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, तो RBI बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखवा रहा है। सपोज कीजिए कि बैंक के पास जिसने की लोन लेना है RBI से गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो है लेकिन वो SLR जितनी ही है, और SLR को तो RBI ने बोला हुआ है कि आपने मैंडेटोरीली मेंटेन करना ही करना है। तो बैंक अपनी SLR वाली सिक्योरिटीज को यूज करके तो लोन रेपो रेट में ले नहीं सकता, बिकॉज उसने SLR के अंडर वो सिक्योरिटीज रखी हुई हैं और SLR की परसेंटेज ऑफ NDTL फिक्स्ड है, तो वो सिक्योरिटीज अगर यूज करी तो ये तो गलत बात हो जाएगी। लेकिन MSF फैसिलिटी के अंडर RBI ऑप्शन देता है कुछ बैंक्स को दैट दे कैन यूज द सिक्योरिटीज अंडर द SLR सो दैट दे कैन बोरो इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इसमें क्या हो रहा है कि रेपो रेट अगर बैंक यूज नहीं कर पा रहा तो वो MSF फैसिलिटी यूज करके लिक्विडिटी मैनेजमेंट कर सकता है इफ इट डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड एलिजिबल सिक्योरिटीज अबव द SLR लिमिट। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बैंक्स कैन बोरो 1 day लोन्स फ्रॉम द RBI इवन इफ इट डज नॉट हैव एनी एलिजिबल सिक्योरिटीज एक्सेस ऑफ इट्स SLR रिक्वायरमेंट। तो सपोज कीजिए कि बैंक के पास 10 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या 1000 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं और वो SLR में पूरी हो रही है, मतलब SLR रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो 10 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1000 रुपए की SLR के अंडर होनी बहुत जरूरी है, और बैंक के पास उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है। और अब बैंक चाहता है कि मैं RBI से पैसा ले लूं, क्या उसको रेपो रेट के अंडर पैसा मिलेगा? नो, बिकॉज उसको बैंक को RBI को गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलैटरल रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके पास तो कोलैटरल देने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ही नहीं है। अब वो यूज करेगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वाली फैसिलिटी जो कि RBI ने चलाई हुई है कुछ ही बैंक्स के लिए। अंडर दिस फैसिलिटी द एलिजिबल एंटिटीज कैन अवेल ओवरनाइट फंड्स अप टू 2% ऑफ देयर NDTL। तो इसमें अनलिमिटेड फंड्स नहीं है, ये इसके अंदर एक अपर कैप लगाया गया है कि अप टू 2% ऑफ योर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, जो भी बैंक है उसका 2% ऑफ NDTL वो बोरो कर सकते हैं ओवरनाइट बेसिस पे एक दिन के लिए फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इवन इफ दे डू नॉट हैव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओवर एंड अबव देयर SLR रिक्वायरमेंट। यानी कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो SLR के अंदर बुक्ड है, उसके बाद भी वो बोरो कर सकते हैं अंडर MSF फैसिलिटी, क्योंकि आप रेपो रेट के अंडर बोरो नहीं कर पा रहे, आप MSF के अंडर बोरो कर रहे हो और आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो यूज करनी पड़ रही हैं जो कि आपकी SLR वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जिनको हिलाना नहीं था लेकिन आप उनको हिला रहे हो, इसलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी RBI वो ज्यादा चार्ज करेगी एज कंपेयर टू द रेपो रेट। करंटली जो ये इंक्रीज है वो है 0.25% की। अगर 6% रेपो रेट है तो MSF का रेट कितना होगा, 6.25%। मतलब यहां पर हमने देखा था कि 0.25% ज्यादा होगा MSF। तो अगर हम तीनों को अरेंज करें MSF, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, MSF। सेकंड कौन सा हुआ, रेपो रेट, और थर्ड पे आएगा रिवर्स रेपो रेट। तीनों के बीच में डिफरेंस होगा दैट विल बी 0.25%। ये आपको चीज यहां पे याद रखनी है कि ये 0.25% वाली चीज चेंज हो सकती है, तो आपने करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहना है। जरूरी नहीं है कि 0.25% हमेशा के लिए 0.25% ही रहेगी, ये 0.25% वाली फिगर RBI चेंज कर सकती है। और कितना पैसा दिया जाएगा, अप टू 2% ऑफ देयर NDTL इन बैचेस ऑफ 1 करोड़। तो मिनिमम अमाउंट कितनी है, 1 करोड़। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 1 करोड़ के अंदर बैंक बोरो कर सकता है फ्रॉम द RBI अंडर MSF। अब यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म्स MSF and net demand and time liabilities
समटाइम्स अपीयरिंग इन न्यूज आर यूज्ड इन रिलेशन टू, यूपीएससी ने आपसे 2014 में क्वेश्चन पूछा था, बैंकिंग ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि जो टर्म्स यूज होती हैं एमएसएफ और एनडीटीएल, ये किस कंटेक्स्ट में यूज होती हैं। ऑब्वियसली ये बैंकिंग ऑपरेशंस के कंटेक्स्ट में यूज होती हैं, ये ना तो कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में होती हैं, ना ही मिलिट्री स्ट्रैटेजी है कोई, ना ही एग्रीकल्चर से इसका कोई लिंक है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने 2014 में पूछा था। अब एक और डेट डिस्कस करते हैं, एक और क्वांटिटेटिव टूल है, एक और हथियार है आरबीआई के हाथ में, दैट इज द बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या है? रेपो रेट में क्या था? शॉर्ट टर्म लेंडिंग थी, यानी कि लेस देन 1 ईयर। बैंक रेट में क्या है? लॉन्ग टर्म लेंडिंग है। तो आरबीआई इफ इट इज लेंडिंग मनी टू इट्स क्लाइंट्स for long term, that rate which it is charging for that lending, that is called the बैंक रेट। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि लॉन्ग टर्म में कौन सा रेट हो रहा है? बैंक रेट हो रहा है। अब यहां पर देखिए, लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय आरबीआई लीड्स टू, ये 2011 में क्वेश्चन आया था। अब यहां पर चाहे बैंक रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, आंसर हमारा फिर भी सेम रहेगा। तो अगर आपकी बैंक रेट लोअर कर रही है, कम कर रही है आरबीआई, तो उससे क्या होगा? अगर बैंक रेट कम कर दिया मतलब बैंक्स को अब पैसा सस्ता मिलेगा फ्रॉम द आरबीआई। अगर उनकी बोरोइंग बैंक्स की सस्ती हो गई फ्रॉम आरबीआई, वो आगे लेंडिंग भी सस्ती करेंगे। लेंडिंग सस्ती करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा पैसा क्रिएट होगा मार्केट में। ज्यादा पैसा क्रिएट होगा तो क्या होगा? मोर लिक्विडिटी होगी मार्केट के अंदर। मतलब ज्यादा पैसा क्रिएट हो गया, ज्यादा कैश क्रिएट हो गया, ज्यादा मनी सप्लाई हो गई, तो मतलब लिक्विडिटी मार्केट के अंदर ज्यादा हो गई है। एक और टूल देखते हैं, एक और क्वांटिटेटिव टूल है विच इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इसके अंदर आरबीआई क्या कर रहा है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल कर सकता है। तो जो भी एलिजिबल सामने लोग हैं, बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनसे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या तो खरीद सकता है या उनको बेच सकता है। अगर आप सामने बैंक हो और मैं आरबीआई हूं और मैं आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा हूं, तो मैं आपसे अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा हूं तो उसके अगेंस्ट मैं आपको पैसा दूंगा, तो मतलब मैं आप लिक्विडिटी इकोनॉमी के अंदर या मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर एज आरबीआई बढ़ा दूंगा, बिकॉज मैंने आपको पैसा दे दिया, आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ली और आपको पैसा दे दिया। इसको ऑपोजिट अगर ले, अगर मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता हूं, आप बैंक और मैं आरबीआई हूं, मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा हूं, तो आप क्या करोगे? आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे से खरीदोगे और मैं आपसे उसके अगेंस्ट पैसा चार्ज करूंगा। तो मतलब पैसे का फ्लो क्या होगा? बैंक से आरबीआई की तरफ होगा। अगर बैंक से फ्लो आरबीआई की तरफ है पैसे का, तो मैं लिक्विडिटी या पैसा या मनी सप्लाई कम कर रहा हूं इकोनॉमी की, मतलब लिक्विडिटी को निकाल रहा हूं, सक आउट कर रहा हूं, और मैं पैसे को कम कर रहा हूं, मनी सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहा हूं आपकी इकोनॉमी के अंदर से। तो ये जो ऑपरेशंस है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो टूल है, वो या तो लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है या लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जा सकता है बाय द आरबीआई। यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं, 2013 में क्वेश्चन आया था। In the context of Indian economy, OMOs यानी कि open market operations refers to borrowing by scheduled banks from the RBI, गलत। lending by commercial banks to industry and trade, गलत। purchase and sale of government securities by RBI, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन सी, यही तो open market operations की डेफिनेशन है, that is the purchase and sale of government securities by RBI। अब यहां पर यह चीज हमने समझनी है कि open market operations का कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एलएएफ या एमएसएफ में क्या हो रहा? उसमें हो रहा था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रीपर्चेज की जा रही थी, राइट। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में क्या हो रहा है? रेपो रेट के अंदर कि बैंक्स आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख रहे हैं और वापस और आरबीआई बैंक्स को पैसे दे रहे हैं। साथ में ये एग्रीमेंट भी हो रहा है कि भाई इतने टाइम के बाद मेरे से सिक्योरिटीज वापस खरीद लेना। तो बैंक्स ने पहले ही बोल दिया कि मैं आपके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख रहा हूं आरबीआई साहब, मैं आपसे ये वापस रीपर्चेज कर लूंगा। तो रीपर्चेज की जा रही है अंडर एलएएफ या एमएसएफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब कि एक पार्टी बाय कर रही है फ्रॉम द सेकंड पार्टी। नाउ द सेकंड पार्टी प्रोमिसेस टू बाय बैक द सिक्योरिटीज आफ्टर सम टाइम। तो रेपो में भी थी, रेपो के अंदर भी ये हो रहा है, तो एलएएफ के अंदर रेपो ही तो है। तो हियर द सिक्योरिटीज एक्टिंग एज अ कोलैटरल। लेकिन ओएमओ के अंदर क्या हो रहा है? ओएमओ के अंदर जो सिक्योरिटीज है वो परमानेंटली सेल की जा रही हैं फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। मतलब अगर मैं आरबीआई हूं और आप सामने बैंक हो और मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता हूं ओएमओ के अंदर, तो क्या हो रहा है? आपकी सिक्योरिटी होगी, आप उसके साथ जो मर्जी करो, मैं आपसे उसको रीपर्चेज नहीं करूंगा। अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करता हूं एज आरबीआई फ्रॉम द बैंक्स अंडर ओएमओ, तो वो सिक्योरिटी मेरी हो गई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होगी, मैं उसके साथ जो मर्जी करूं, वो रीपर्चेज के लिए अब वो ओपन नहीं है। तो एलएएफ के अंदर, एमएसएफ के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रीपर्चेज की जा रही हैं। अगर बैंक मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख रहा है, उसको वो रीपर्चेज भी कर रहा है, वापस खरीद रहा है एट अ स्पेसिफिक डेट एंड रेट। लेकिन ओएमओ के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने बेच दी या मैंने खरीद ली, वो मेरी हो गई या जिसको बेची उसकी होगी, उसके साथ जो मर्जी करे उसकी मर्जी। अब यहां पर दो सिनेरियोस देखते हैं
कि अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करती है तो क्या होगा, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है तो क्या होगा, मतलब इसका मनी सप्लाई के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या लिंक होगा। सिनेरियो 1 देखते हैं। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करती है, मतलब आप बैंक को, मैं आरबीआई, मैं आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर रहा हूं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरी हो जाएगी। तो मैं अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपसे परचेज करता हूं तो मैं आपको क्या दूंगा, पैसे दूंगा। पैसे दूंगा मतलब मैं लिक्विडिटी को क्या कर दूंगा, मार्केट में इंक्रीज कर दूंगा। तो अगर मैं एज आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपसे परचेज करता हूं तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू इन्फ्यूज or increase liquidity in the market because I as RBI I am paying money to you for that government security which I am buying। अगर मैं ज्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा हूं मतलब इंक्रीज इन मनी सप्लाई हो रही है। तो जो भी चीजें इंक्रीज इन मनी सप्लाई से होती हैं वो इस केस के अंदर हो सकती हैं, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, दूसरे हैंड पे प्राइसेस बढ़ सकती हैं बिकॉज डिमांड बढ़ सकती है गुड्स एंड सर्विसेज की। इसका दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि अगर आरबीआई यानी कि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता हूं, अगर आप बैंक से और मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा हूं तो आप लोग मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहे हो और मैं आपको अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा हूं मतलब मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको दे रहा हूं। अगर मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा हूं तो आप लोग मुझे पैसा दे रहे हो, आप लोग मुझे पैसा दे रहे हो मतलब इकोनॉमी में से, मार्केट में से जो पैसा है वो मेरी तरफ आ रहा है, आरबीआई की तरफ आ रहा है, मतलब लिक्विडिटी इकोनॉमी के अंदर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इफ आई वांट टू सक आउट द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, इफ आई वांट टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द मार्केट, व्हाट विल आई डू एज आरबीआई, आई विल स्टार्ट सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिकॉज यू विल पे मनी टू मी for those government securities and the money which is left with you now that will reduce। अगर आपके पास पैसा जो बचा है वो कम हो जाता है तो आप अपने लेंडिंग रेट को बढ़ाओगे, लेंडिंग रेट को बढ़ाओगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पोस्टपोन होंगे, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो क्या होगा, आपकी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन कर सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो सकती है और प्राइसेस भी कम हो सकते हैं मार्केट के अंदर अगेंस्ट द कांस्टेंट सप्लाई। तो जो भी डिक्रीज इन मनी सप्लाई के साथ होता है वो सेकंड सिनेरियो के अंदर हो सकता है। तो ये दो सिनेरियोज बनते हैं, मतलब हर टूल, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ और ओपन मार्केट ऑपरेशंस को आपने लिंक करना है विद इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड डिक्रीज इन मनी सप्लाई बिकॉज आपने खुद देख लिया क्वेश्चंस क्या पूछती है आपसे यूपीएससी, आपके टूल को लिंक कर देगी विद लिक्विडिटी, आपके टूल को लिंक कर देगी विद प्राइसेस, आपके टूल को लिंक कर देगी विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपको हमेशा जो भी टूल है उसको लिंक करके चलना है कि अगर आरबीआई बढ़ा देगी तो क्या होगा, आरबीआई कम कर देगी तो क्या होगा, आरबीआई परचेज कर लेगी सिक्योरिटीज तो क्या होगा, आरबीआई सेल कर देगी सिक्योरिटीज तो क्या होगा, ताकि आपको दिमाग में रहे कि मनी सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी, ताकि आपको यह पता चल जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी या कम होगी, या प्राइसेस फॉल करेंगे या इंक्रीज करेंगे। तो आपने हमेशा जो चार्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाना स्टार्ट किया, इन्फ्लेशन में भी पढ़ाया था, उस चार्ट को बिल्कुल दिमाग के अंदर चिपका लेना है। सारे क्वेश्चंस आपके उस चार्ट से सॉल्व होते हैं प्रोवाइडेड आपको उस टूल को उस चार्ट के साथ लिंक करना आए, जो कि मैंने आपको इन दो लेक्चर्स के अंदर लेक्चर 11 और 12 दोनों में समझाया है। तो ये था आपका लेक्चर 12, हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया के। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और इन क्वेश्चंस को क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए प्लीज विजिट आवर साइट civilstep.com। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।